सो आज बेसिकली हम लोगों ने पाइथन का प्रैक्टिकल स्टार्ट करना था। ठीक है जी, हमने पहले पाइथन का प्रोग्रामिंग कर लिया था। प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है जी, वो हमने एक बार डिस्कस कर लिया था। हमने एक HTML का कोड ख़त्म किया था कल। ठीक है, उसका वीडियो और उसका आपको PDFs वगैरह मिल चुके हैं। ठीक है, एंड वी आर प्लानिंग कि कल हम लोग HTML का थोड़ा सा ख़त्म कर सकें जितना हो सकता है। ठीक है, ओके। चलो आज पाइथन के साथ स्टार्ट करते हो, जिसमें सबसे पहला टास्क आपको बताया गया था कि आपने पाइथन डाउनलोड करनी है। आपको तरीका बता दिया गया था। ठीक है जी, पाइथन डाउनलोड करने का पाइथन की वेबसाइट से। जब आप पाइथन डाउनलोड करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन आपको अपना एक आईडी देता है। ठीक है जी, जिसे पाइथन बोलता है IDLE। ठीक है जी, राइट। सो पाइथन आपको इनबिल्ट आईडी देगा, जिसका नाम उसने क्या रखा है, IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है जी, राइट। सो अगर आप यहाँ पे जाके सर्च करोगे एंड यू विल टाइप पाइथन, ठीक है, एंड तो यहाँ पे जाके हम उसे रन करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। राइट, तो ये पाइथन आपको एक शेल मोड में ओपन करके देगा। शेल मोड क्या होता है, जहाँ पे आपने बहुत ही सिंगल और 2-3 लाइंस तक का कोड आपने एग्जीक्यूट करके देखना है। ठीक है जी, राइट। तो आप उसको किसके ऊपर कर सकते हो, शेल के अंदर कर सकते हो। सो एक इंटरेक्टिव चैनल होता है, आप कुछ भी करना चाहते हो आप यहाँ पे जाके टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है जी, राइट। हम लोग शेल नहीं यूज़ करते हमने, क्योंकि प्रोग्राम्स बनाने पाइथन के अंदर। सो उसके लिए आप क्या करते हो, यू विल गो टू फाइल एंड देन यू विल गो टू न्यू फाइल। ठीक है जी, राइट। सो न्यू फाइल पे जैसे आप जाएंगे, ठीक है, राइट, तो ये आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के लिए गो टू फाइल एंड यू विल गो टू सेव एज। तो ये पहला तरीका है। और डेफिनेटली एक आपको फोल्डर बनाना चाहिए जब भी आपने कोई काम करना है। So, जैसे लेट्स मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, तो कहीं और बना लेते हैं। लेट्स गो टू लेट्स गो टू लैब्स, एंड लैब्स में ही ट्रेनिंग के अंदर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, किस नाम से, पाइथन ट्रेनिंग। ठीक है, राइट राइट। सो पाइथन ट्रेनिंग के अंदर मैं इस फाइल को नाम देने लगा हूँ, लेट्स सपोज डेमो। ठीक है, तो जब मैं ये फाइल सेव करूँगा तो ये किस नाम से सेव होगी, demo.py। ठीक है जी, राइट। सो ये हमारी फाइल सेव होगी और इसके अंदर हम अपना पाइथन का कोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम समझाएंगे नहीं क्या कोड है, बट फिर भी सिंपल मैं कोड लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है जी, राइट। सो हमने कोई एक कोड लिखा और हम उसे अगर रन करके देखना चाहते हैं तो हम रन पे जाके रन मॉड्यूल पे जा सकते हैं और उसका हमें आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी कोड हम लिखेंगे उसकी आउटपुट कैसे चेक करनी है, रन पे जाके रन मॉड्यूल। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, हालांकि मैंने PDF में स्टेप्स लिख दिए हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, एक तरीका तो ये है पाइथन चलाने का। कई लोगों को ये आइडियली पसंद नहीं आता, तो कई लोग कहते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड में लिखना चाहते हैं कोड, तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, राइट। सो फॉर दैट यू हैव टू जस्ट ओपन विजुअल स्टूडियो। ठीक है, जो भी आपका फोल्डर है, लेट्स क्लिक हियर। ठीक है, सो फाइल पे जाके हम चल रहे हैं ओपन फोल्डर पे। लेट्स गो टू डी ड्राइव में हमने लेट्स क्या था हमारा, लैब्स में ट्रेनिंग, पाइथन ट्रेनिंग का था। लेट्स बड़ा फोल्डर था। ठीक है, सो मैं पाइथन ट्रेनिंग फोल्डर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कोड आ रहा है। ठीक है, तो इस कोड को भी इस तरह से भी आप चला सकते हो। 2 तरीके हैं इसको चलाने के। ठीक है जी, फर्स्ट यू गो टू टर्मिनल, व्यू पे जाके कहाँ जाना है, टर्मिनल में जाना है। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे एक कंसोल आउटपुट ओपन कर देगा। ठीक है जी, राइट। एंड देन यू कैन राइट, ठीक है, py demo.py। ठीक है जी, सो हम यहाँ पे इंटरप्रेटर को कॉल कर रहे हैं। पाइथन के किसको कॉल कर रहे हैं, पाइथन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसमें कंपाइलर नहीं आता, क्या आता है, इंटरप्रेटर। तो आप पाइथन के इंटरप्रेटर को ऐसे कॉल कर सकते हैं। सो यू हैव टू राइट py एंड देन आपको फाइल का क्या रखना है, नाम बताना है, तो वो चला देगा। ठीक है, अगर ये नहीं करना चाहते तो यहाँ पे भी रन का बटन आ रहा है, आप इस बटन को क्लिक करके अपना कोड रन कर सकते हैं और ये बात समझ में, वो भी वही काम करेगा A to Z। क्लियर है। ठीक है, सो ये अगर आपने कोड कहाँ चलाना है, विजुअल स्टूडियो
कोड के अंदर कोड चलाना चाहते हो। क्लियर हो गया दोनों में? ठीक है जी, राइट। इन द मीन टाइम अगर आप चाहते हो कि आपको सपोर्ट भी मिलता रहे तो एक्सटेंशंस में जाएंगे आप, एंड एक्सटेंशंस में जाके आपने क्या टाइप करना है, पाइथन एक्सटेंशन। ठीक है, तो आप जैसे ही देखेंगे कि मेरे केस में ये इंस्टॉल्ड है, सो पाइथन बाय माइक्रोसॉफ्ट में आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। क्लियर होगी बात? तो ये एक्सटेंशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हेल्प करेगा। यहाँ तक ये पता लग गया कोड कैसे करना है। ठीक है, और कल हमने जैसे सिखाया था HTML में भी कि अगर नई फाइल बनानी है तो कहाँ जाकर बनानी है, इधर से आप फाइल बना सकते हो। ठीक है जी, राइट। जो भी आप रखना चाहते हो, सो फॉर एग्जांपल आई विल गिव इट अ नेम training.py। तो ये हमारा प्रोग्राम। तो दिस इज़ अ पार्ट 1। समझ में आ गया? किसी को डाउट यहाँ तक कोई? नहीं। अब हम अपने कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, जब भी हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, राइट। पहला होता है कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, हाउ टू प्रोसेस इट, एंड हाउ टू गिव एन आउटपुट जो कस्टमर को चाहिए। सो फॉर एग्जांपल कस्टमर आपको कहता है कि ये मेरा नाम है, ये मेरी एज है, मुझे अमृतसर से दिल्ली जाना है, ये टिकट बुक करनी है, तो हम उससे इनपुट ले रहे हैं जो जो हमें चाहिए। ठीक है, फिर हम फार्मूला लगाएंगे उसकी टिकट बुक करने का, और फिर हम उसको एक आउटपुट देंगे, या तो टिकट बुक होगी या नहीं होगी, वट एवर द आउटपुट इज दैट विल बी शोन टू हिम। क्लियर होगी बात? ठीक है, सो सॉफ्टवेयर यही है, सॉफ्टवेयर की पूरी कहानी यही है कि कैसे इनपुट लेनी है, फिर कैसे फार्मूला लगाना है, और कैसे, इसमें सबसे आसान है इनपुट एंड, और पूरी ज़िंदगी लग जाती है क्या सीखने में, प्रोसेस। ठीक है जी, क्या फार्मूला लगाएं। क्लियर है? तो हमारा भी आज का जो कोर्स है, आज का जो लेक्चर है वो पहले इस पे ही फोकस रहने वाला, इनपुट एंड आउटपुट, और बाकी सारा का कोर्स किसके ऊपर रहेगा, प्रोसेसिंग के। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि आउटपुट देना, जो सबसे सिंपल है, जो आपने भी थोड़ी देर पहले भी देखा। तो आप आउटपुट देने के लिए क्या यूज़ करते हो, प्रिंट कमांड। नाउ पाइथन अनलाइक जावा, अनलाइक HTML इज केस सेंसिटिव, याद रखना। तो ये केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे अगर बोला जा रहा है प्रिंट स्मॉल में है तो प्रिंट स्मॉल में है, प्लस प्रिंट एक कीवर्ड है। इसका मतलब है कि अगर आपको कभी भी मॉनिटर पे कुछ दिखाना है तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट लिखोगे। क्लियर होगी बात? और प्रिंट के अंदर आप सिंगल या डबल कोट के अंदर अपना मैसेज लिख सकते हो। ठीक है जी, सो फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग वेलकम टू जोमेटो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, लेट्स सपोज। ठीक है, राइट। सो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, और उसके बाद हमने पैरेंथेसिस में सिंगल कोट में जो भी लिखा उसे हम बोलते हैं लिटरल। क्या बोलते हैं? जो हम लिखेंगे कंप्यूटर आँख बंद करके एज इट इज़ उसे आउटपुट दे देगा। ठीक है जी, वो नहीं चेक करेगा कि इसमें क्या है। एनीथिंग विच यू आर राइटिंग इनसाइड अ सिंगल कोट, कंप्यूटर ने आंख बंद करके उसे प्रिंट करना है, दैट्स इट। जो भी आपने लिखा होगा एज इट इज। तो अगर हम इसे रन कर रहे हैं तो आ रहा है मैसेज हमारे पास। क्लियर है? सो यू कैन यूज अ सिंगल कोट प्लस यू कैन यूज अ डबल कोट ऑल्सो। ठीक है जी, सो सेम मैसेज मैं यहाँ पे कहाँ पे लिख रहा हूँ, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने किस में लिखा, डबल कोट्स के अंदर। सो आप अपना कंफर्टेबल लेवल देखेंगे कि आप कैसे लिखना चाहते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है इंडेंटिंग। तो पाइथन में इंडेंटिंग बहुत ध्यान से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रिंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे जाके लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके हम स्पेस दे देते हैं, क्या देते हैं, स्पेस, तो रेड लाइन आ गई। ठीक है जी, HTML वगैरह में ऐसा नहीं होता। तो प्रोग्रामिंग करते वक्त जावा में भी नहीं होता, C++ में भी नहीं होता, सिर्फ पाइथन में आपको इंडेंटिंग का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर जो इंडेंटिंग है उससे समझता है कि आपका सीक्वेंस क्या है। ठीक है जी, राइट। और अभी हम कर रहे हैं सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। क्या कर रहे हैं, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। तो सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग की किसी भी लाइन से पहले स्पेस नहीं होनी चाहिए, वो टॉप टू बॉटम आएगी। क्या आएगी, टॉप टू बॉटम। क्लियर हो गया यहाँ तक? प्लस मल्टी लाइन का अलग सिस्टम है, जैसे अगर आप ये लिखोगे ये भी गलत है। ठीक है, अब अगर आप रन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो आ गया। क्लियर है? ठीक है जी, तो सिंटेक्स एरर आ गया, वो कहते हैं गलत सिंटेक्स है। ठीक है जी, तो आप इन्हें ऐसा लिखते हैं। ठीक है, हाँ, इसके अलावा आप प्रिंटिंग ट्रिपल कोट में भी कर सकते हैं। ट्रिपल सिंगल कोट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। सेम मैं चीज़ बोल रहा हूँ, वेलकम टू जोमेटो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। ठीक है, क्लियर, सेम आउटपुट आ रही है, राइट। बट अब यही चीज़ ध्यान से देखना, मैं डबल ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी,
सो हम कोशिश करते, हम समझना चाहते हैं कि इनका फ़र्क क्या है। तो सिंगल और डबल का कोई फ़र्क नहीं है, चाहे सिंगल कोट में लिखो चाहे डबल। लेकिन ट्रिपल कोट्स अगर आप चूज़ कर रहे हो, चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो, तो वो आपकी स्पेस प्रिजर्व कर लेती है, जैसे ये, ठीक, राइट। सो अब अगर हम इसको रन करेंगे, आगे बात समझ में क्लियर हो गया? ठीक है। तो नॉर्मली ये पाइथन के पहले लेक्चर में आपको सिखाया जाता है कि प्रिंटिंग इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल वे हैं प्रिंटिंग करने के। सो से वेलकम टू जोमेटो, ठीक है। लेट्स गो। सो ट्रिपल कोट्स में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी स्पेस प्रिजर्व कर सकते हो, जो भी आपने सिंगल या ट्रिपल कोट में लिखा है। पहला पॉइंट पता चल गया? पॉइंट पता चल गया? कोई इशू यहाँ तक समझने में? ठीक है। तो आउटपुट पता कैसे देनी है, पता लग गया? आउटपुट के लिए हमें क्या लिखनी है? कमांड प्रिंट कमांड लिखनी है, और पैरेंथेसिस में हम जो भी आउटपुट देना चाहते हैं, अभी तक कांस्टेंट है, लिटरल है, आप उसे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड कंसेप्ट के ऊपर, और वो सेकंड कंसेप्ट है कि अब अगर हमें इनपुट लेनी है, ठीक है जी, राइट। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट, लेट्स सपोज आई से वेलकम टू जोमेटो सिस्टम, and I'll say print enter your name, ठीक है जी, राइट। सो हम यहाँ पे जाके लिखेंगे इनपुट कमांड। सो कीबोर्ड से अगर आपने इनपुट लेनी है तो आपको क्या लिखना है? इनपुट कमांड लिखनी है, याद रखना, ठीक है जी, राइट। सो फॉर एग्जांपल आई विल से प्रिंट एंटर योर एज, तो हम क्या कमांड लिखेंगे? इनपुट, ठीक है जी। सो आई विल से प्रिंट एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर, सो हम क्या लिखेंगे? क्लियर है? सो ये कंप्यूटर को बता रही है कि हम क्या करना है, और ये हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, ठीक है। सो अब अगर हम इसे रन करें, लेट्स सपोज, सो आई विल से लेट्स सपोज राजेश 29 एंड कॉन्टैक्ट नंबर लेट्स सपोज आई विल से समथिंग XYZ, ठीक है। दैट्स इट। सो मॉनिटर पे दिखाने के लिए क्या लिखना है? प्रिंट, और कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए क्या लिखना है? इनपुट फंक्शन है। क्लियर हो गया? ठीक है। इन्हें हम फंक्शंस बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शन है। एक प्रिंट फंक्शन है और एक कौन सा फंक्शन है? इनपुट फंक्शन है। क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। अब थर्ड स्टेज पे आते हैं कि लेट्स सपोज अब मुझे लेट्स सपोज लिखाना है, आपने लिखा एंटर योर नेम, एज्यूमिंग आपने एंटर योर नेम लिखा, और मुझे लिखाना है वेलकम, जो भी नाम है, मैं कैसे लिखूं बताओ? मुझे दिखाना है प्रिंट, आपने इनपुट ले ली, तो मैं चाहता हूँ आउटपुट लिखे आए, लेट्स सपोज राजेश एंटर किया, वेलकम राजेश। पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, पहले किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो अब इस कहानी को बड़े ध्यान से समझना, जो इन्होंने बोला वेरिएबल, अब सबने सुना होगा वेरिएबल, ठीक है जी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि अगर किसी का डाउट है तो वो भी कवर हो जाए, ठीक है। जब हम लोग अपना डेटा, जब सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है, तो जितना भी डेटा हमारा रन करता है वो डेटा जाके स्टोर हो रहा है रैम में। इसमें जाके स्टोर हो रहा है रैम में। ब्लॉक्स होते हैं, छोटे बड़े, डिपेंडिंग अपॉन कितना डेटा है, ठीक है जी, राइट। इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं रैम में, याद रखना, ठीक है। क्लियर? इस तरह के ब्लॉक होते हैं, हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। इस तरह का नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है, सिर्फ आपको सिंबॉलिक दिखाने के लिए ऐसा लिखा जा रहा है, ठीक है। बट हर ब्लॉक का क्या होता है? एड्रेस। जैसे आप लोगों के घरों के एड्रेस है 5D 5C, ठीक है जी, तो वैसे ही हर ब्लॉक का क्या होता है? एक एड्रेस होता है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर है। हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं कंप्यूटर में, तो कुछ ना कुछ होगा। कहीं पे आपका वाईफाई चल रहा है तो चार्जिंग चल रही है, तो वहाँ पे स्टोर है कितनी चार्जिंग है, लेट्स सपोज। कहीं पे कोई और डेटा है तो कहीं ना कहीं डेटा स्टोर है हर जगह पे, ठीक है जी। तो जब आपने सॉफ्टवेयर रन किया इस कोड को और आपने बोला एंटर योर नेम, उसके बाद आपने कहा कीबोर्ड से एंट्री करो, तो जैसे मैंने कीबोर्ड से एंट्री की, हमने लेट्स सपोज नाम लिखा राजेश, तो वो किसी भी खाली जगह में जाके स्टोर हो जाएगा। अब ये स्टोर हो चुका है, अब ये रैम में है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस वैल्यू को यूज़ करना, क्योंकि हम अब इस वैल्यू को यूज़ करना चाहते हैं। अगर तो ये फिक्स्ड होती तो मैं सीधा लिख देता वेलकम राजेश, अब मुझे नहीं पता कि नेम क्या है, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस वैल्यू को कैसे, कंप्यूटर को क्या बोलें कि हमने इस वैल्यू में जाना है।
ठीक है। तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कई ऐसे डेटा होंगे जो कि आपको नहीं पता कि क्या उनकी वैल्यूज होंगी, तो उन्हें ट्रैक रखने के लिए हमें उन्हें कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इस ब्लॉक को मैंने नाम दे दिया नेम। तो अब मुझे पता है कि मुझे कंप्यूटर को बोलना है कि रैम में जाओ और नेम नाम के ब्लॉक को ढूंढो और उसमें जो भी है वो मुझे दिखा दो। आ रही बात समझ में? क्लियर होगी बात? सो वेरिएबल बेसिकली दो चीज़ें ध्यान रखनी है। वेरिएबल क्या है कि रैम में डेटा स्टोर होता है, डेटा रैम में स्टोर हो रहा है हमारा जब सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है जी, राइट। तो उस डेटा को रेफर करने के लिए, उस डेटा को रेफर करने के लिए क्या है, हमें उसको ट्रैक रखने के लिए हमें उसे कोई ना कोई सिंबॉलिक नेम देना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस एज अ प्रोग्रामर हमें नहीं पता होगा। आ रही बात समझ में? एड्रेस किसे पता है? रैम को पता है, हमें उसका एड्रेस नहीं पता। तो अब हम उस एड्रेस को कैसे रेफर करें? तो उस एड्रेस को रेफर करने के लिए हम अपनी तरफ से उस एरिया का क्या रख देते हैं, कोई नाम। उसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल आपके किचन में बॉक्सेस हैं और आप उसके ऊपर लेबल लगा देते हो सॉल्ट, शुगर, इस नाम से, ठीक है जी, राइट। तो आप उसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाम दे दो कोई भी, ठीक है जी, राइट। सो अब कंप्यूटर को पता लग जाएगा। नाउ व्हेन यू से दिस, ध्यान से देखिए, लेट्स सपोज, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पे जाके लिख रहे हैं नेम इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि यार जो तुमने डेटा लिया है कीबोर्ड से, उसे रैम में जाओ, एक ब्लॉक बनाओ, किस नाम का? नेम नाम का, उसके अंदर आप उसे स्टोर कर दीजिए, ठीक है। तो अब कंप्यूटर जो भी नाम आप एंटर करोगे उसका एक ब्लॉक बनेगा और उसके अंदर जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे वो क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है जी। तो ये याद रखना है पहले, तो ये पॉइंट है। सो अब ध्यान से क्या याद रखना कि वेरिएबल क्या है। अब वेरिएबल की क्या डेफिनेशन है? सो वेरिएबल इज अ लोकेशन इन द मेमोरी। वेरिएबल इज अ लोकेशन इन द मेमोरी दैट हैज अ नेम एंड इट कंटेन्स अ वैल्यू। सिंपल। सो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ लोकेशन इन द मेमोरी दैट हैज अ नेम एंड इट कंटेन्स अ वैल्यू। हमने उसका कोई नाम रख दिया और उसके अंदर हम अपनी वैल्यू क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। तो ये क्या होगी? डेफिनेशन। क्लियर है डेफिनेशन? ठीक है जी। अब वेरिएबल की दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली, अ सिंगल वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। ठीक है जी, सिर्फ एक टाइम पे एक वैल्यू आएगी। तो अगेन आप इस रूम को वेरिएबल मान के चलो, रैम मान के चलो, और आपकी जो चेयर्स हैं वो ब्लॉक्स हैं। तो एक टाइम पे एक चेयर पे एक पर्सन बैठ सकता है। ठीक है जी। तो जब नया पर्सन आएगा तो दूसरे को उठना पड़ेगा। ठीक है जी। द सेम इज वेरिएबल। सो वेरिएबल में एक टाइम पे एक वैल्यू स्टोर होगी। सो फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर चला रहे हो, ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। सो आप कहते हो मैंने व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और वेरिएबल का नाम हमने क्या रख दिया? मैसेज। तो आपने वेरिएबल का नाम क्या लिखा? वैल्यू है। अपने फ्रेंड को भेजी, चली गई। अब उसके बाद आपने सेकंड मैसेज लिखा, हाउ आर यू। ठीक है जी, सेकंड मैसेज आ गया मैसेज पे। आ रही है बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। तो पुरानी वैल्यू चली गई। क्लियर है? सो वेरिएबल में एक टाइम पे क्या होगी? एक ही वैल्यू होगी। यहां तक क्लियर है? बट दैट वन वैल्यू कैन वेरी थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये वैल्यू हमेशा क्या होती रहेगी? चेंज हो सकती है सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गेम बना रहे हो तो उसमें क्या है? स्कोर। तो प्लेयर भागता जा रहा है, स्कोर चेंज होती जा रही है। अरे बात समझ में? तो वैल्यू क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। दैट इज बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉल में गए, अब वहाँ पे आपका बिल कैलकुलेट हो रहा है, तो दो ब्लॉक हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो आप अपना कार्ट लेके आए, कार्ट में से आपने शैम्पू निकाला, शैम्पू का प्राइस था 400 लेट्स सपोज बॉटल का, और आपने 2 शैम्पू लिए हैं, दैट्स इट। अब उसने स्कैन कर दिया, आ गया आपके पास, उसने परमानेंटली आगे जाके साइज सेव कर दिया कहीं पे। अब आपने दूसरी चीज़ निकाली, लेट्स सपोज ब्रेड। ठीक है जी, राइट। अब ब्रेड का प्राइस जो है वो कुछ और होगा। ठीक है जी। तो ब्रेड का प्राइस स्टोर हो गया और आपने एक ब्रेड लिया, तो क्वांटिटी में क्या स्टोर हो गया? 1। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या करती रहेगी? वेरी करती रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सो वेरिएबल वैल्यू मे वेरी थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आ रही है बात समझ में? सो आज के बाद कोई आपको इंटरव्यू में पूछे, आपको पता लग गया क्या बोलना है आपने? सिर्फ 3 चीज़ें आपने बोलनी है। पहला, अगर वो पूछे वेरिएबल क्या है, सो यू हैव टू टेल अ वेरिएबल इज अ लोकेशन इन अ मेमोरी दैट हैज़ अ नेम एंड इट कंटेन्स अ वैल्यू। दैट्स इट।
ठीक है जी, राइट। अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। पहली प्रॉपर्टी, अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। सेकेंड प्रॉपर्टी, बट दैट वन वैल्यू मे वेरी थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो वेरिएबल की कहानी समझ में आ गई? ठीक है जी, राइट। अब अगर हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के भी हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, बट पहले सिंपल तरीका ढूंढते हैं। तो जैसे प्रिंट है, तो मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ लेट्स सपोज नेम। अब जब आपने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपने वेरिएबल को सिंगल कोट में नहीं डालना, आपने सीधा वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है जी, राइट। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज कह रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन कह रही है कि रैम में जाओ, नेम नाम का ब्लॉक ढूंढो और उसमें जो भी है वो हमें दिखा दो। ठीक है जी, राइट। बट अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो ये, तो ये कह रही है कि नेम प्रिंट कर दो, दैट्स इट। तो इसके लिए ये नेम वेरिएबल नहीं है, इसके लिए नेम वैसे ही है जैसे आपने लिखा था वेलकम टू जोमेटो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए वो नाम नहीं है, उसको आपने बोला जैसे वेलकम टू जोमेटो, जैसे बोला एंटर योर नेम, वैसे आपने उसको क्या बोला, क्या प्रिंट कर दे, नेम। तो उसने एज इट इज नेम जाके प्रिंट कर दिया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। कि कभी भी वेरिएबल की वैल्यू के साथ सिंगल डबल ट्रिपल कोट नहीं लगना, वो हमेशा बिना उसके आएगा, तभी कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये वेरिएबल है, मुझे सिर्फ रैम में जाके ढूंढना है। ठीक है जी। सेकेंडली, थोड़ा बेटर दिखाने के लिए आप साथ में कंकैट कर सकते हैं उसको, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा वेलकम और बीच में मैंने थोड़ी स्पेस दे दी है। अब यहाँ पे हम एक कॉमा का साइन लगा सकते हैं। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, वेलकम स्पेस और साथ में क्या प्रिंट करेगा, जो भी रैम में नेम है। ठीक है। सो लेट्स सपोज एंटर योर नेम एंड आई विल से लेट्स सपोज सिमरन। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। सो इफ आई से दिस, सो इट से, ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो पहले तो ये समझना है। ठीक है। अब एक वेरिएबल पॉइंट क्लियर हो गया, तो अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एंड दूसरा पॉइंट क्या है? अच्छा, अब वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हो आप? वो दो तरीके हैं इसके। एक होती है डायरेक्ट असाइनमेंट। क्या होती है? डायरेक्ट असाइनमेंट का मतलब हमें पता है कि वेरिएबल में क्या स्टोर होना है सॉफ्टवेयर बनाते वक्त। ठीक है, जैसे स्कोर है तो हमें पता है कि स्कोर 0 से शुरू होना है। ठीक है जी, राइट। तो उस केस में आप लोग क्या यूज करते हो, वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू सीधा वैल्यू आप यहाँ पे लिख दोगे। और दूसरी है एक्सेप्ट असाइनमेंट। एक्सेप्ट मतलब हमें पहले से नहीं पता, कस्टमर एंटर करेगा। ठीक है जी। अब हम कस्टमर से कीबोर्ड से भी ले सकते हैं, हम स्कैन करके भी ले सकते हैं, कैसे भी इनपुट ले सकते हैं। बट अगर कीबोर्ड से लेनी है, अभी हम स्कैनर की बात नहीं कर रहे, कीबोर्ड से अगर लेनी है तो फिर वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू इनपुट। अरे बात समझ में? सो दिस इज एक्सेप्ट असाइनमेंट। कौन सी? जहां पे हम कस्टमर से एक्सेप्ट कर रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू। और ये कौन सी होगी? डायरेक्ट असाइनमेंट, जहां पे हमें पहले से पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं मुझे पहले से पता है नेम इज राजेश। ठीक है जी, राइट। क्लियर होगी बात? मुझे पहले से पता है नाम राजेश है, वो हमेशा राजेश ही प्रिंट करेगा। ठीक है जी, राइट। क्लियर है? ठीक है जी। तो पहले तो ये पॉइंट समझना आपने कि एक तो डायरेक्ट असाइनमेंट है, एक कौन सी असाइनमेंट है, एक्सेप्ट। या तो खुद बता दो या यूजर से ले लो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, राइट। आप इसका कॉम्पैक्ट वर्जन भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते कि ये मुझे प्रिंट लिखना पड़े और नेम अलग अलग लिखना पड़ रहा है। अच्छा, ये प्रिंट क्यों लिख रहे हैं? अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? नहीं लिखता। ठीक है जी, राइट। तो कुछ नहीं होगा, वो मैसेज नहीं आएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि हम कंफ्यूज हो जाएगा यूजर कि यार मुझे करना क्या, कर्सर क्यों ब्लिंक कर रहा है। जब ये सॉफ्टवेयर चलेगा और जब सीधा कौन सी कमांड चलेगी, इनपुट। कंप्यूटर को, यूजर को तो थोड़ा लिख रहा है कोड, यूजर का तो सॉफ्टवेयर चल रहा है ना। तो जब सॉफ्टवेयर चल रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वो सोच रहा होगा शायद यार अच्छा अभी चलेगा। कुछ यूजर सोचेंगे ना अभी चलेगा, ये हो क्या रहा है, चल क्यों नहीं रहा सॉफ्टवेयर। तो ये गलती नहीं करनी हमने। ठीक है, इसलिए हमेशा जब इनपुट लेनी है तो पहले उसे फीडबैक दे देना है कि हम उससे क्या करवाना चाहते हैं।
आ रही है बात समझ पे? ठीक है जी, राइट। हालांकि इन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। क्लियर होगी बात? याद रखना, कंप्यूटर अपनी स्टेटमेंट चलाने के बाद भूल जाता है, वो याद नहीं रखता, इसलिए तो वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं ताकि याद रखें कहाँ पे डेटा है। कंप्यूटर के लिए हर स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है, उसने ये लाइन चला दी, उसका काम खत्म, अब वो भूल जाता है, उसकी मेमोरी में नहीं है, उसको इतनी जगह ही नहीं दी गई प्रोसेसर को कि वो याद रखे कि पिछली बार वो क्या करके आया। ठीक है जी, इसी वजह से वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, ताकि याद रख सकें कहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, राइट। तो ये लाइन बाय लाइन कंप्यूटर काम करता रहता है और भूलता रहता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा आलस है कि ये काम हम दो लाइनें बार बार लिखनी पड़ रही है, नेम, एज, कोर्स, कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे, तो आप ये एक ही जगह लिख सकते हो, ये पाइथन ने आपको फ्रीडम दी है। आप जब इनपुट कहोगे तो आप इनपुट के अंदर लिख देना एंटर योर नेम, दिस इज अलाउड। ठीक है, तो अब ये दो पर्पस कर लेती है, प्रिंट भी कर लेती है और वैल्यू भी स्टोर करा लेती है कीबोर्ड से लेके। तो ये देखो आ रहा है, क्लियर हो गया? ठीक है, सो आप अलग अलग वैल्यू नहीं लिखना चाहते तो आप सिंगल लाइन में इनपुट भी ले सकते हो और मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो, दोनों टास्क एक ही लाइन में हो सकते हैं। ये आपके नोट्स में मैंने बता दिया हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है सबको? कोई डाउट यहाँ तक? सो अब हमें पता चल गया कि वेरिएबल्स क्या है। अब आते हैं हम सेकंड कंसेप्ट के ऊपर, और वो सेकंड कंसेप्ट क्या है? डेटा टाइप। क्या है? डेटा टाइप। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। इन द मीन टाइम मैं आपको डेटा टाइप का डेमो भी दिखा दूं। सो डेटा टाइप क्या होते हैं, उसके लिए पहले एक एग्जांपल को समझो। उस एग्जांपल को मैं तुम्हें इस तरह से समझाता हूँ, नॉन टेक्निकल एग्जांपल देके। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कई बार कॉलेजेस में प्रेजेंटेशन या सेमिनार्स लेने जाता हूँ, तो मेरी टीम मुझे कांटेक्ट करती है, जो काउंसलिंग टीम है, दे कम टू मी कि सर हमारा कल एक सेशन है या परसों सेशन है, और मेरा पहला क्वेश्चन क्या होता है उनसे, मैं दो चीज़ें उनसे पूछता हूँ हमेशा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे होंगे, एंड सेकेंड इज उनका बैकग्राउंड क्या होगा। आ रही बात समझ में? तो एक सिचुएशन है जहाँ पे मैंने इनसे पूछा कितने बच्चे हैं, वो कहते हैं सर 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, आइडली इतने होंगे। बैकग्राउंड क्या है, कुछ बच्चे BCA के होंगे, कुछ BTech के होंगे, श्योर नहीं है, हाफ BCA, हाफ BTech, हाफ BCom, ये सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन है जहाँ पे वो मुझे आके बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें 40 तक मिलेंगे और बैकग्राउंड है लेट्स सपोज BCA। सो इन दोनों में से मेरे लिए कौन सी सिचुएशन बेटर है? सेकंड वाली। क्यों? क्योंकि उसमें उनको बताना, एक्सप्लेन करना, हर चीज़ इजी रहेगा, क्योंकि एक ही कैटेगरी के होंगे। क्योंकि मुझे इजी रहेगा। क्यों मुझे इजी रहेगा? क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मैं किनके साथ डील करने जा रहा हूँ, तो मेरी एग्जाम्पल्स उसी के रेलेवेंट बनेंगी। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे मुझे पता ही नहीं मैं किसके साथ डील करने जा रहा हूँ। सेम अगर हम कंप्यूटर को पहले से बता दें कि वो किस तरह के डेटा के साथ डील करने जा रहा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली उसको प्रोसेस कर पाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, राइट। सो दैट इज बेसिकली डेटा टाइप। सो डेटा टाइप इज जहाँ पे हम कंप्यूटर को पहले से बता दें कि उसके पास किस तरह का डेटा क्या होने जा रहा है, स्टोर होने जा रहा है, तो उसे हम डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है जी। हर लैंग्वेज में दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन, जो आपको बना के दिए जाते हैं प्रोग्रामर्स के, यही यूज़ करने इस काम के लिए, और कई जब आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाते हो, आपकी कमांड आ जाती है, तो आप खुद अपने डेटा टाइप्स बना सकते हो, डिराइव कर सकते हो। ठीक है, ओके। बट चलो सिंपल एग्जांपल्स पे पहले वापस चलते हैं। ठीक है जी, राइट। सो हम डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे कि हमें पहले से पता लग जाता है। तो अगर हम लोग अभी बात करें कि डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, तो पहले हम जनरल डेटा टाइप्स के ऊपर आते हैं। तो जनरल सिर्फ दो तरह के डेटा टाइप है, या आपके पास करेक्टर है, या आपके पास करेक्टर है, या आपके पास न्यूमेरिक है। दो ही डेटा टाइप्स हैं, तीसरा कोई नहीं है। इन्हीं को डिराइव करके बाकी सारे बने, याद रखना। करेक्टर है या न्यूमेरिक। सो करेक्टर्स क्या है बताओ? अल्फाबेट्स, ओके। और सिंबल्स,
escape sequences. सिंबल्स में आ गए, चलो स्पेशल करेक्टर आप उसको बोल सकते हैं, वो वही हो गया, सिंबल्स ही हो गया। चलो इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। एवरी सिंबल इज करेक्टर। जो आप कीबोर्ड पे टाइप कर सकते हो हर वो चीज़ करेक्टर है, हर चीज़ करेक्टर है। एवरीथिंग इज करेक्टर, याद रखना। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो करेक्टर नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में। सो एवरी सिंबल जो आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो, जो कीबोर्ड पे है या इनफैक्ट नहीं भी है, ठीक है जी, राइट, लेकिन आप उसे स्टोर कर सकते हो, आप उसे क्या बोलोगे, करेक्टर, ठीक है जी, राइट। उसमें आपका A to Z भी काउंट है, उसमें आपका स्मॉल a to z भी काउंट है, उसमें 0 to 9 भी काउंट है, उसमें आपके सारे स्पेशल करेक्टर्स भी काउंट है, ठीक है जी, राइट। अब आते हैं न्यूमेरिक में। न्यूमेरिक में सिर्फ 0 to 9 न्यूमेरिक है, वो भी अगर उन पे कैलकुलेशन करनी है तो। क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है तो आप उन्हें न्यूमेरिक कैटेगरी मानोगे, अगर कैलकुलेशन नहीं करनी तो वो करेक्टर ही माने जाएंगे, ठीक है जी, राइट। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर की जो मेमोरी है, जो न्यूमेरिक लेता है वो करेक्टर से डबल लेता है, तो बहुत सोच समझ के हम स्पेस यूज करते हैं। एज्यूमिंग, अभी मैं नॉन टेक्निकल टर्म में बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी स्पेस लेगा, मान के चलते हैं। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, तुमने कहा कि लेट्स सपोज, चलो पहले तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यार करेक्टर में आएगा। सो लेट्स सपोज मुझे कस्टमर का नेम स्टोर करना है, किस में आएगा, करेक्टर में या न्यूमेरिक में, करेक्टर में, करेक्टर में आएगा डेफिनेटली, ओके। मुझे एड्रेस स्टोर करना है, किस में आएगा, जैसे 5D स्ट्रीट नंबर 1, ये किस में आएगा, करेक्टर में आएगा, ओके। मुझे प्राइस स्टोर करना है, किस में आएगा, न्यूमेरिक में आ सकता है क्योंकि बिल बनना है, फाइनल मल्टीप्लाई होगा। क्वांटिटी स्टोर करनी है, किस में आएगा, न्यूमेरिक में आ सकता है। मोबाइल नंबर स्टोर करना है, किस में आएगा, करेक्टर में आएगा। सो मोबाइल नंबर करेक्टर में आएगा, क्योंकि हम ये कभी नहीं कहेंगे कि 2 मोबाइल नंबर प्लस कर दो तीसरा आ जाएगा, ठीक है जी, राइट। सो मोबाइल नंबर हम लोग सिर्फ स्टोरेज पर्पज से लेते हैं, तो वो क्या रहेगा, करेक्टर ही रहेगा। आ रही है बात समझ में, राइट। मुझे लेट्स से इंग्लिश के मार्क्स स्टोर करने हैं तो क्या आएगा, न्यूमेरिक में आएगा। अगर हमें उसका टोटल कैलकुलेट करनी है, एवरेज कैलकुलेट करनी है आगे जाके, तो प्लस माइनस होना ही होना है आगे, ठीक है, डिवाइड होना ही है। क्लियर हो गया। मुझे किसी की एज स्टोर करनी है, किस में आएगा, कितने लोग करेक्टर वाले हैं, पहले वो हाथ कर लें, एक दूसरे को मत देखो, खुद अपना दिमाग लगाओ। 3 लोग करेक्टर वाले, कितने लोग न्यूमेरिक वाले हैं, 4 लोग न्यूमेरिक वाले हैं, दोनों ही ठीक हो, ठीक है जी, हाँ। क्योंकि अब इस केस में हमें नहीं पता कि पर्पस क्या है, तो हम क्लाइंट से जब सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं तो हम उससे रिक्वायरमेंट लेते हैं कि आप एज क्यों स्टोर कर रहे हो। अगर उसका मकसद है सिर्फ डेटा एंट्री करना, जैसे आप यहाँ पे आए, यहाँ पे जो आपका फॉर्म फिल हुआ वहाँ पे आपका एज का मकसद सिर्फ क्या था, स्टोर करना, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, तो हम इसे क्या मान के चलेंगे, करेक्टर। बट अगर मैं किसी कंपनी की इंश्योरेंस बाय कर रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पे मेरा प्रीमियम एज बेस पे कैलकुलेट होना है, तो वहाँ पे वो न्यूमेरिक काउंट होगा। आ रही है बात समझ में। तो कई चीज़ें हमने अपने पहले ही दिमाग से नहीं सोच लेनी कि ये करेक्टर है या न्यूमेरिक है, हमने अपने क्लाइंट से पूछ के करनी है। तो आप दोनों के आंसर जो आप लोगों ने दिए ठीक भी थे, गलत भी थे, ठीक है जी। ठीक इसलिए थे क्योंकि वो उस कैटेगरी में आ सकते थे, गलत इसलिए थे क्योंकि आपने पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं ली, आपने अपनी मर्जी से बता दिया कि करेक्टर है, या आपने अपनी मर्जी से बता दिया न्यूमेरिक है। समझ में आ गई बात। सो कई चीज़ों में हमें पहले समझना पड़ता है कि इसको किस कैटेगरी में डालें, कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है। फिर फर्दर ये आगे डिवाइड कर दी जाते हैं, इंटीजर, फ्लोट, आपने सुना होगा, बट आइडली ये 2 हिस्सों में आ रहे हैं, या करेक्टर या न्यूमेरिक के अंदर आ रहे हैं, ठीक है जी, राइट। चलिए, तो पाइथन में अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं। जो सिंपल डेटा टाइप्स अभी वो लेके चलेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक। सो न्यूमेरिक में आपका आ जाता है इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फ्लोट वगैरह आ जाते हैं। देन यू हैव बूलियन, ट्रू और फॉल्स आता है, ठीक है जी, राइट। देन यू हैव सीक्वेंस, सीक्वेंस में क्या आ जाती हैं, स्ट्रिंग, एक से ज़्यादा करेक्टर्स को हम
स्ट्रिंग बोल देते हैं। वी हैव लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, बहुत कुछ है आगे, लेकिन अभी हमारे कोर्स का ध्यान सिर्फ 3 चीज़ों पे रहेगा, इंटीजर, स्ट्रिंग एंड फ्लोट। अभी 3 चीज़ों पे लेके चलेंगे, तो फिर जब हम जाएंगे अगले चैप्टर्स पे तो फिर हम उनको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, राइट। तो अब हम बात करते हैं, तो याद रखना कंप्यूटर के लिए बाय डिफॉल्ट क्या है, हर चीज़ करेक्टर है, याद रखना। तो जब भी आप कंप्यूटर में कुछ एंटर करोगे उससे सोचने की जरूरत ही नहीं होती, उसके लिए करेक्टर ही है। आपने बाद में बताना है ये करेक्टर नहीं है, इंटीजर है, अगर किसी चीज़ को कैलकुलेट करना है। आ रही है बात समझ में? तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं भी ये टाइप कर रहा हूँ तो कंप्यूटर के लिए करेक्टर है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सही डेटा टाइप लेना क्यों ज़रूरी है? क्यों हम सोचें यार मेमोरी तो बड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्यों लड़ रहे हैं, एज करेक्टर है, न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक में डालो, फायदा ही है ना, न्यूमेरिक में ज़्यादा जगह मिलेगी, तो कल को प्रॉब्लम नहीं आएगी, कल को कैलकुलेट करना होगा तो कर लेंगे। आप ये भी तो सोच सकते हो कि हम क्यों लड़ रहे हैं कि करेक्टर रखें या नंबर रखें, नंबर रख लो, कल को अगर ज़रूरत होगी तो कैलकुलेशन कर लें, नहीं होंगे तब भी रहेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। क्यों? अज्यूमिंग, अगेन अभी मैं टेक्निकल में नहीं जा रहा, अज्यूमिंग करेक्टर लेता है 1 पॉइंट की स्पेस, फॉर एग्जाम्पल कितने पॉइंट की, एंड अज्यूमिंग न्यूमेरिक डबल लेता है 2 पॉइंट की स्पेस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल बड़ी मेमोरी बड़ी सस्ती है। अब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, लेट्स सपोज फेसबुक जैसा, जहां पे 9 मिलियन लोग पर मिनट लॉग इन करते हैं, 9 मिलियन। सो जब ये केस 9 मिलियन पहुंच गया तो स्पेस कितनी होगी, 9 इंटू 1 9 मिलियन, 9 इंटू 2 18 मिलियन। अब प्रॉब्लम आएगी, अब सिस्टम स्लो होंगे, और आपकी एक गलती की वजह से सिस्टम स्लो हो गए। अगर आप लेते तो आधी जगह लेता, ठीक है जी, और कितना उसके ऊपर से प्रेशर रिलीज होता सिस्टम में से। और आप ये क्यों भूल रहे हो कि सिर्फ एज है, बाकी चीज़ें भी तो स्टोर कराते हैं, उनकी भी तो जगह है। तो ये छोटी छोटी गलतियों से जब हम सुधारते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर की स्पीड इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो डेटा टाइप एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट होता है कि राइट लेना, कि कौन सा डेटा टाइप ठीक रहेगा इस सिचुएशन के अंदर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है जी, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट कैसे होगी। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्ट असाइनमेंट की। किसकी? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट असाइनमेंट बहुत सिंपल है, हमने कहा था इजिकल टू लगाना है, ठीक है जी, राइट। सो डायरेक्ट असाइनमेंट कैसे होनी है वेरिएबल में? सो जैसे अगर आपका स्ट्रिंग है तो आप लगाएंगे सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट, एज सिंपल एज दैट। सिंगल कोट, डबल कोट या कोई भी लगा लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है जी, राइट। सो नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेस है, तो मैंने यहाँ पे ट्रिपल कोट भी लगा दिया, ठीक है जी, तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगर आपके पास लेट्स सपोज न्यूमेरिक है तो कोई कोट नहीं लगाना, एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। अगर आपके पास लेट्स सपोज फ्लोट है तो भी कोई कोट नहीं लगाना, लेट्स सपोज, ठीक है जी। और अगर आपके पास बूलियन है, सो फॉर एग्जांपल इज फीस पेड, ठीक है, तो भी कोई कोट नहीं लगाना, ठीक है जी, राइट। तो ये कैपिटल या स्मॉल में आएगा, सॉरी फर्स्ट कैपिटल में आएगा। तो इसमें आपने ये नहीं लिखना, दिस विल बिकम योर स्ट्रिंग। और अगर ये स्ट्रिंग बन गया तो आप इसके ऊपर वो ऑपरेटर नहीं लगा पाओगे जो सिर्फ बूलियन पे लगते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, राइट। तो इसलिए इसे सिंगल कोट में नहीं रखना, तो सिर्फ स्ट्रिंग को ही क्या रखना है, सिंगल कोट में, बाकी सबको विदाउट कोट्स रखना है, ठीक है जी, राइट। सो मैं यहाँ पे प्रिंट करने जा रहा हूँ, सो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, प्रिंट नेम, एड्रेस, मार्क्स, एवरेज, इज फीस पेड। हालांकि बूलियन कभी भी हमने यूज़र को नहीं दिखाना, बूलियन हम अपने लिए लेते हैं दिमाग में, अच्छा ट्रू है तो ये काम कर लेते हैं, फॉल्स है तो ये काम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यूज़र को दिखाने के लिए आप कभी भी आउटपुट में ट्रू नहीं देखोगे लिखा हुआ, ठीक है। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं इसकी। क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट असाइनमेंट। क्या है? डायरेक्ट असाइनमेंट, ठीक है जी। अब अगर हम बोले कि एक्सेप्ट असाइनमेंट लेना है जी, तो हमें पता है इनपुट यूज़ करना है उसकी जगह पे, ठीक है जी, राइट। सो हम यहाँ पे लेट्स सपोज क्या लिख रहे हैं, इनपुट, ठीक है, एंटर योर नेम, क्लियर, एंटर योर एड्रेस, क्लियर, एंटर मार्क्स। ये मैंने शॉर्टकट यूज़ किया, आपको पता है, ऊपर भी प्रिंट करके लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ी देर पहले करके आए।
एंटर एवरेज, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ी देर, ये यूजर से नहीं लेते कभी भी, ये हमने अपने लिए हमने कहा था हमेशा, ये हमेशा डायरेक्ट असाइनमेंट ही लेना है। क्या लेना है? हमें पता होगा कि ट्रू है या फॉल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल शॉपिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम ले रहे हैं इज ऑर्डर डिस्पैच, तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स, तो जब पेमेंट आ जाएगी तो फिर हम उसे ट्रू कर देंगे। अरे ये बात समझ में, ठीक है जी, राइट। तो इस केस में हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम इसे रन करें, ठीक है, सो लेट्स सपोज से ठीक है, एड्रेस 45 कुछ भी हमने लिख दिया, मार्क्स 56 67.8, क्लियर है? क्लियर हो गया? बट इन सबकी डेटा टाइप सेम है, स्ट्रिंग। इन सबकी डेटा टाइप क्या है? कंप्यूटर हम इस चीज को क्या मान के चलेगा? करेक्टर। अरे ये बात समझ में क्लियर होगी बात? तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कहा था, कंप्यूटर के लिए हर चीज करेक्टर, कंप्यूटर के लिए हर चीज स्ट्रिंग है। समझ में आ गई अब बात? तो जब आप इनपुट लेते हो तो इनपुट भी बाय डिफॉल्ट जो भी आप एंटर करोगे उसे क्या मान के चलता है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है जी, राइट। सो अगर आपको कोई और डेटा टाइप चाहिए, जैसे मार्क्स हमने कहा इंटीजर में चाहिए, तो आपको यहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग, इनपुट तो स्ट्रिंग ही लेगा, लेकिन हम बोल देंगे स्टोर करने से पहले कि इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो इसका जो ब्लॉक बनाओगे वो इंटीजर के साइज वाला बनाना, क्योंकि हमने कल को जाके मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, तो हमें आगे जाके ज़्यादा जगह चाहिए होती है। अरे ये बात समझ में क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। सो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर पॉइंट वाली वैल्यू है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? फ्लोट। समझ में आ गई बात? तो अब ये दो वेरिएबल आपके जो है वो किस टाइप के हैं? स्ट्रिंग। ये वाला वेरिएबल किस टाइप का है? इंटीजर। और ये वाला वेरिएबल किस टाइप का है? फ्लोट। क्लियर है सबको? क्लियर? ठीक है जी, राइट। सो अब हम इसे रन करते हैं। सो ऐसे सिंपल। तो अभी ठीक है, क्लियर? अभी आप पूछोगे कि आउटपुट तो सेम आ रही है, तो फर्क तो नजर ही नहीं आएगा। अभी ये तब तक नहीं आएगा जब तक हम कैलकुलेशन नहीं करते। आ रही है बात समझ में? तो जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो स्ट्रिंग के केस में वो नहीं कर पाएगा कैलकुलेशन, ठीक है जी, राइट। तो उस केस में हमें नंबर्स को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। सो ये आपकी होगी डायरेक्ट असाइनमेंट एंड एक्सेप्ट असाइनमेंट, ठीक है जी, राइट। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कमेंट्स, ठीक है। आप सबने कमेंट सुना होगा वर्ड, या कमेंट वर्ड यूज होता है हमारी इंडस्ट्री में, या हम लोग बोलते हैं एनोटेशन। क्या बोलते हैं? तो कई बार इंटरव्यू में अगर आप अच्छी खासी कंपनी में जा रहे हो, दे विल नॉट आस्क यू व्हाट इज कमेंट, दे विल आस्क यू व्हाट इज एनोटेशन। तो ये मत घबरा जाना कि एनोटेशन क्या होता है, हमने तो कभी प्रोग्रामिंग में पढ़ा ही नहीं। सो इट इज अ कमेंट्स ओनली, ठीक है जी, राइट। सो क्या होते हैं कमेंट्स और क्यों लिखे जाते हैं? हमारे प्रोग्राम को कि हमारा किसके लिए मैंडेटरी नहीं होते, बट ये है कि पता लग जाता है कि हमने किस लिए बनाया प्रोग्राम। सो हाँ जी, बताओ स्लैश में भी लिखते हैं। कमेंट्स होते क्या हैं? कि आउटसाइड यूजर अगर कोई प्रोग्राम देख रहा है तो उसको पता लग जाए कि मतलब प्रोग्राम में हम कर क्या रहे हैं। राइट। सो कमेंट्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कमेंट्स होते हैं नोट्स। तो जैसे हम बुक पढ़ रहे होते हैं, तो बुक में अगर कोई चीज़ हमें समझनी है तो हम अपने क्या बना लेते हैं? नोट्स बना लेते हैं ना, ठीक है जी। उससे बुक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आप अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंगली क्या बना लेते हो? नोट्स। सेम कमेंट्स होते हैं। सो कमेंट्स है प्रोग्रामर के नोट्स, जो सिर्फ प्रोग्रामर दो लोगों के लिए बनाता है। एक अपने लिए, ताकि कल को अगर वो दोबारा सॉफ्टवेयर खोले तो उसे समझ में आ जाए मैंने यहाँ पे क्या किया था। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपर सारा दिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, उसको साल बाद कोई उसी का सॉफ्टवेयर वापस आता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है, तो उसे पहले समझना पड़ेगा कि यार मैंने कोड में उस टाइम पे क्यों किया था ये। अब फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर दिन में कितने मरीज देखता है ना, अब एक मरीज उसके बाद 2 महीने बाद आएगा तो उसे कहाँ पे याद होगा कि मैंने इसको क्या कहा था? तो क्या कहेगा? अपनी प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ ना, ठीक है जी। उसमें उससे अपने नोट्स लिखे होते हैं, मेडिसिन तो लिखी होती है, साथ में नोट्स भी लिखे होते हैं कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ठीक है जी, राइट। तो सेम इज कमेंट्स। तो कमेंट्स हम या तो अपने लिए लिख रहे हैं या हम अपनी कम्युनिटी के लिए लिखते हैं, प्रोग्रामिंग कम्युनिटी के लिए, ताकि क्योंकि एक प्रोजेक्ट में टीम में काम होता है, अलग अलग कोड आपको साइन किए जाते हैं कि आपने ये सेक्शन बनाना है, आपने ये सेक्शन बनाना है। तो उस केस में अगर आपका दूसरा प्रोग्रामर टीम का देख रहा है कोड समझने के लिए, तो उसे समझ में आए कि आपने क्या किया है, पहली ये चीज़। दूसरी, इनफैक्ट आप ही को रिप्लेस कर रहा है कोई, तो जब वो आएगा तो कंपनीज कहती है कि उसे पता तो चले कि आपने कोड में क्या लिखा है, ठीक है जी। इसलिए ये चीज़ याद रखना कि कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम इग्नोर करते हैं, स्पेशली जब आप इंटरव्यू में जाओगे। तो अगर आपको अगर आपका जो भी इंटरव्यू ले रहा है टेक्निकल, वो आपको कमेंट्स दे रहा है, आपको प्रोग्राम दे रहा है कि सॉल्व करके दिखाओ, और 2 लोग प्रोग्राम को सॉल्व करके दे रहे हैं, लेकिन एक ने कमेंट डाला, एक ने कमेंट नहीं डाले, तो दूसरे वाले को उसको प्रेफरेंस देगा जिसने कमेंट डाले हैं,
क्योंकि कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है जी। वो हमें एज अ स्टूडेंट थोड़ा बोरिंग लगते हैं कि एक लाइन ऐड हो गई, ठीक है जी, या सिर्फ थ्योरी में लग जाता है अच्छा इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली में वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कमेंट्स को। सो कमेंट्स को लिखने के दो तरीके हैं, एक है कि सिंगल लाइन कमेंट लिखना, फॉर एग्जाम्पल तो आप हैश लगाओगे, ठीक है जी, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सेप्टिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट। एंड लेट्स सपोज यहाँ पे मैं जाके लिख रहा हूँ लेट्स सपोज प्रिंटिंग रेसिप्ट, ठीक है जी, राइट। सो मैंने कमेंट लिख दिया कि नीचे मैंने किस चीज़ का कोड लिखा है। सो दिस इज नोन एज अ सिंगल लाइन कमेंट, एक लाइन में काम खत्म कर। फॉर अ मल्टी लाइन कमेंट देन यू हैव अ ये कोड्स वाला सिस्टम, ठीक है जी, राइट। तो उसमें आप लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से प्रोग्राम नेम, लेट्स सपोज आई विल से बेसिक इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है जी, राइट। ऑथर, ठीक, डेट लेट्स सपोज आई विल से 5 जनवरी 2020। क्लियर होगी बात? तो ये हो गए हमारे मल्टी लाइन कमेंट्स। आ रही है बात समझ में? या आप काम कर रहे थे, कोई बग आ गया तो आपने उस बग को सॉल्व किया नहीं किया, बट आपने उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी थी कि अच्छा ये क्यों आया, अगर आपको आएगा तो अगली बार क्या करना है, तो बंदा मल्टी लाइन कमेंट में लिख सकता है कोड से पहले। क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। सो कंप्यूटर इसे इग्नोर करता है, देखो कंप्यूटर नहीं स्टडी करेगा उसे, ठीक है जी। जिस लाइन पे उसे ये कमेंट्स मिल गए, कंप्यूटर वहीं से आंख बंद करके आगे चला जाता है। इंटरप्रेटर कंपाइलर कमेंट रीड्स नहीं कर सकते, उनको पहले बोला हुआ है कि कहीं पे यहाँ पे ये शुरुआत मिल गया हैश या ये, आपने जंप करके आगे चले जाना है, दैट्स इट। क्लियर हो गया? लेट हो गई सर, ज़्यादा ही लेट हो गए क्योंकि लेक्चर तो खत्म है। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ थोड़ा बहुत समझ लेंगे। ठीक है, सो क्लियर है। सो ये हमारे क्या हो गए, कमेंट्स हो गए, ठीक है जी, राइट। तो ये आपका टॉपिक था जो आज का था, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने पाइथन में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सीखा, हमने सीखा वेरिएबल्स, हमने सीखा इनपुट एंड आउटपुट, क्या सीखा, डेटा टाइप्स, ठीक है जी, राइट। और डेटा टाइप्स में कैसे डेटा यूज़ लेना है। एंड लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, कमेंट्स का एक टॉपिक हमने किया, ठीक है। तो ये एक ध्यान में रखना है, और यही इसी का आपने प्रैक्टिकल करना है बगला लैब, ठीक है। तो ये सारे कोड आपके हो जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा लेट मी सी, अच्छा अब मैं तुम्हें ना एक सही डेटा टाइप लेना क्यों इंपॉर्टेंट, बेटा चेयर ले लो, साथ वाले रूम में होगी, हाँ। सही डेटा टाइप लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। एंड आई एम जस्ट शोइंग यू अ लॉन्च ऑफ सैटेलाइट। By the early hours of the morning of the 4th of June, Ariane 5 stood proudly on Ela 3, waiting for the final countdown. No one would sleep much that night. They never did before any launch. The skies opened again, and the tropical rain poured down over the rocket. There were doubts if it would be able to launch the next day. Its prospects looked poor. By the next morning, the forecast had improved slightly. 500 करोड़ से ज़्यादा की सैटेलाइट बनी है Taken. और इसकी सारी टेस्टिंग हो गई, बट जब इसे रन किया ये सैटेलाइट स्टार्ट हुई। ठीक है, ये एंड व्हेन दे बेसिकली